कहानी आज की हमारी बहुत ही मस्त मस्त वाली रोमांटिक होने वाली है। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एनी को देखते हैं जो कि अपना परफॉर्मेंस स्टेज पर दे रही होती है। उसी तरफ वो की नज़र भी उस पर थी जो कि इस कहानी का हीरो है। उसे उसमें अपनी मॉम की झलक दिखती थी। इधर हम लोग देखते हैं कि अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद एनी जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी सौतेली सिस्टर जी उसकी मॉम की लास्ट निशानी इयररिंग को पहन करके शो ऑफ कर रही है। एनी इस बात से उस पर गुस्सा करती है तो वह कहती है कि आने वाले समय में जो सब कुछ तुम्हारा है वो वैसे भी मेरा होने वाला है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम तो 4 सालों से अपने फियांसे यान से एंगेज्ड हो, फिर भी वो तुम्हें छोड़ करके 4 जगह मुँह मार रहा होता है। एक्चुअल में जीजी यान से शादी करना चाहती थी। एमी उसे कहती है कि कचरे को कचरा ही पसंद आता है। तुम्हें क्या लगता है वो बंदा तुमसे कभी प्यार करेगा? जी एमी के इमेज को डिफेम करने के लिए उसे वही वो नशा वाला स्मेल करा देती है। उसमें उसने वो अपने कमरे में जलाया हुआ था जिससे कि एमी पर वो दवा असर करने लगता है। उसके सिस्टर एनी के लिए उसने कुछ गुंडे बुलाए हुए थे, लेकिन एनी खुद को सेफ करते हुए कमरे से बाहर निकलती है। जीजी उन गुंडों को लेकर के उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तब तक एनी एक कमरे में एंटर कर जाती है और वहाँ पर वो हुओ से मिलती है। हुओ उसे स्मार्ट दिखता है और वो दवा के असर में उसे किस करने लगती है। हुओ एमी को देखते ही पहचान जाता है। वो उसे पहले से जानता था, वो ऐसे कंडीशन में है, ये देख करके उसे वहाँ से वो ले करके जाता है। इधर जीजी उसके फियांसे यान को लेकर के आती है कि तुम्हारी फियांसे चीटिंग कर रही है। वो लोग उस एडल्टर को पकड़ने के लिए कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर कोई और ही लड़का लड़की थे। जो हुआ था वो एमी को दूसरे कमरे में लेकर के गया था जहाँ पर कि वो दोनों रोमांस करते हैं। एमी तो काफ़ी नशे में थी। अगले सुबह याद आने वाला है उसे कि उसने एक्चुअल में क्या ही कांड किया है। अगली सुबह जब होती है, एमी जगती है, वो तब भी हुओ को नहीं पहचान पाती है। हुओ उसे कहता है कि तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? एमी कहती है मुझे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एडल्ट थे। कल रात जो हुआ वो बस एक वन नाइट स्टैंड था। इस बात को भूल जाए तो बेहतर होगा। मेरे बारे में किसी को बाहर मत बताना क्योंकि मस्ती तो तुमने भी की है। ऐसा बोल करके वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो वहाँ से जाती है तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हुओ यान का दूर का अंकल है। वो एनी के साथ पहले रहा करता था, लेकिन बीच में उसे जाना पड़ा था फ़ौरन। एनी उसे नहीं पहचान पाती है। घर जाने पर यान उसे डांट लगा रहा था कि वो कल पूरी रात कहाँ थी। एनी झूठ बोल देती है कि वो शो देखने के बाद काफ़ी ड्रंक हो गई थी तो वो घर चली गई थी सोने। यान के साथ उसने एंगेजमेंट इसलिए करने के लिए कहा है क्योंकि उसे अपनी मॉम का प्ले हाउस चाहिए था जो कि उसके डैड ने हड़प के रखा है। यहाँ पर तभी वो उसका अंकल बन के घर में एंट्री लेता है। ग्रैंडफादर एनी को कह रहे होते हैं कि फाइनली जो यान का अंकल है वो घर आ गया है। एनी ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि ये तो कल रात वाला बंदा है और वो उसके शक्ल के एक्सप्रेशन देख करके मज़े ले रहा होता है। ग्रैंडफादर यहाँ पर कहते हैं कि चलो अब तुम आ गए हो तो यान और एनी की वैसे भी जल्द ही शादी होने वाली है तो तुम शादी भी अटेंड कर लोगे। जो यान की मॉम थी वो भी एनी को यही कह रही होती है कि हमें जल्द से जल्द इस शादी के प्रोसीजर को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात सुन करके वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो वैसे भी एनी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बाकी है। वो हो जाए तो फिर इसके बाद एनी डिसाइड करेगी कि उसे यान से शादी करना है या नहीं। वो एक्चुअल में अपनी फैमिली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता था, इसी वजह से उस घर में उसके खिलाफ कोई नहीं बोल पा रहा था और ग्रैंडफादर भी हुओ को ही सपोर्ट कर रहे होते और वो चाहते थे कि वही कंपनी संभाले। थोड़ी देर बाद वो लोग जब खाना खाने के लिए जाते हैं तो अंडर टेबल हुआ यहाँ पर एनी के साथ मस्त वाला फ्लर्ट किया जा रहा था। वो जानबूझ करके एनी के बगल में बैठा हुआ था। बेचारी एनी जैसे तैसे करके सब कुछ यहाँ पर संभाल रही थी। बातें यहाँ पर बिजनेस की होने लगती हैं। काफ़ी देर बाद जब सब खाना खा लेते हैं तो फिर वो लोग इस तरीके से वहाँ के लिए निकलते हैं। जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो वो एनी को ड्राइव करके घर लेके चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो ड्रंक है। फ़िलहाल तक तो किसी को डाउट नहीं होता है। जब वो लोग बाहर कार के मिलते हैं तो एनी देखती है इसका फेवरेट कार है। वो ऐसे कहता है कि वो यान से क्यों शादी कर रही है, उसे जो भी चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है। लेकिन एनी अब वो पर ट्रस्ट नहीं कर सक रही थी क्योंकि उसने उसके हिसाब से बीच में वो उसे ऐसे छोड़ करके चला गया था, तो अब वो पे भरोसा नहीं कर सकती है। तो वो उसे अपना मोटिव और प्लान भी नहीं बताती है।
वो यहाँ पर एनी को कहता है कि यान उसके लिए सही नहीं है, वो एक नंबर का प्ले बॉय है। एनी कहती है क्यों, तुम्हें मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करके प्यार हो गया क्या, जो तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो। वो इस फीलिंग को एक्सेप्ट तो नहीं करता है, लेकिन वो एनी को बार बार वार्न करता है यान उसके लिए सही नहीं है, वो उससे शादी ना करे। एमी उसे कहती है कि यह उसका पर्सनल मैटर है और हुओ का भी इतना हक नहीं है कि वो उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करे। आफ्टर दैट वो घर चली जाती है। हुओ ने यहाँ पर एनी को वो कार गिफ्ट में दे दिया था। घर जाने पर उसकी स्टेप मदर एनी पर गुस्सा कर रही थी, तो हुओ के बारे में बताते हुए एनी कहती है कि वो अंकल को छोड़ने चली गई थी और वो लोगों ने घर पर शादी वादी के बारे में बात किया, लेकिन बदले में उन्हें बेथोरल गिफ्ट्स में उसकी मॉम का जो प्ले हाउस है वो मांग रही है। तो यहाँ पर उसके फादर कुछ सोचते हुए इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यान की तरफ से उस प्ले हाउस के बदले 60 मिलियन भी तो मिलने वाले थे। एनी ने इस बात का उन्हें लालच दिया था, उन्हें तो पता भी नहीं था कि एनी उन्हें पूरे पैसे देने नहीं वाली है। उसके फादर को सोचने के बाद इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसकी स्टेप मदर थी वो ऐसा नहीं करने देने वाली थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि वो प्ले हाउस उनकी बेटी जीजी को शादी के बेथोरल गिफ्ट्स में वो लोग दें। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि 60 मिलियन से वो अपनी बेटी के लिए दूसरा ही बिजनेस खड़ा कर देंगे। इधर एनी को पता चलता है कि जो वो अपनी मोम का मास्क बनवाना चाहती थी, फाइनली एक बनाने वाला मिल गया है। एनी उस इंसान से मिलने के लिए जाती है, तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं, एक्चुअल में हुओ ही है। हुओ उसे कहता है कि मैं ये तुम्हारा काम क्यों करूं। एनी कहती है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो ऐसे कहते हैं तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे की कमी है। एनी को लगता है कि शायद वो काम नहीं करेगा, तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है। हुओ उसे रोकते हुए कहता है कि बदले में मुझे कुछ और चाहिए तुमसे। एनी बोलती है बोलो क्या चाहिए। तो वो उसे किस करते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारा मास्क बनाऊंगा, तो बदले में तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी, मेरी हिडन गर्लफ्रेंड बन के रहोगी। एमी के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। वो एनी को किस करते हुए कहता है कि पहले मैं इंटरेस्ट तो ले लूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आफ्टर दैट एनी यहाँ पर अपना शो करने के लिए चली जाती है। आफ्टर शो वो हुओ के बारे में ही सोच रही थी, तभी उसे पता चलता है कि उसे यान को लेने के लिए क्लब जाना है। उसकी मॉम ने कहा था, यानी उसके सासू मॉम ने। जब वो वहाँ जाती है तो वो कुछ लड़कियों के साथ मज़े ले रहा होता है। एमी उसे घर चलने के लिए कहती है, तो नशे में यान उसे कहता है कि तुम मेरी फियोंसे हो, लेकिन तुम मुझे कभी खुद को टच करने नहीं देती, तुम कैसी फियोंसे हो। वो उसे कैसे न कैसे समझा बुझा करके घर लेकर के जाना चाह रही थी, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और तभी उसके साथ ऐसे बदतमीजी करने लगता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे सेव करने के लिए हुओ आ जाता है। हुओ यहाँ पर आता है तो वो उस इंसान की पिटाई लगाता है और कहता है कि तुम इतने बदतमीज कैसे हो गए हो, तुम एनी के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए वो एनी को वहाँ से लेकर के जा रहा था। ऊपर से यहाँ पर यान काफ़ी ड्रंक था, तो वो उसे कार में बिठा देता है और बोलता है कि मेरा ड्राइवर छोड़ देगा। वो एनी को किस करते हुए कहता है कि तुम्हें दिख रहा है तुम इस ठक्कर इंसान से शादी करने के बारे में सोच रही हो, जो कि तुम्हारे लायक नहीं है। फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि घर पर वो दोनों कमरे में थे। ग्रैंडफादर आने वाले थे। एमी को डर था कि कहीं ग्रैंडफादर देख ना ले, लेकिन वो हुओ को चुप रहने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद वो हुओ पर गुस्सा कर रही होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ग्रैंडफादर को पता चल जाएगा तो उनका पोल खुल जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसके एनी के पैर पर चोट लगा था, तो वो उसका फिक्र करते हुए कहता है कि तुम्हें उससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर इस तरीके से वो सोच रही होती है कि क्या सच में वो उसका हेल्प करेगा। उसे इन बातों का कोई भरोसा नहीं था। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रैंडफादर के पास पहुंचने पर वो लोग यान को डांट लगा रहे थे कि वो बहुत ही बदतमीज होते जा रहा है। यान यहाँ पर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी मॉम भी यान को चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एमी यहाँ पर आकर के यान का सपोर्ट कर देती है। देख करके हुओ को गुस्सा आने लगता है। एमी ने तो जानबूझ करके किया था, क्योंकि उसे अपना प्लान जो पूरा करना था, उससे पहले अगर यहाँ पर एंगेजमेंट टूट गया तो 4 साल का टॉर्चर बर्बाद हो जाएगा। मैटर रफा दफा होने के बाद एमी कुछ पेपर ढूंढने के लिए यान के कमरे में जाती है। यान आ जाता है तो उसे शक ना हो इस बात को पलट देती है। यान से बातों बातों में पूछने पर पता चलता है कि वो पेपर सेक्शुअल में उसकी मॉम ने रखे हुए हैं। अब यहाँ पर उसके जाते ही एमी को कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है।
वो वहाँ पर हुओ के साथ जाती है जहाँ पर कि उसकी स्टेप सिस्टर इन दोनों के पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। हुओ ने उसे बुलाया था, उसे वो कुछ दिखाने के लिए, वो मार्क्स जो बना रहे उसने उसकी शुरुआत कर दी थी। इंटरेस्ट मांगता है तो एमी उसे किस कर लेती है। जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी इस तरीके से उसकी सिस्टर जीजी कहती है कि मैंने तुम्हारे पिक्चर्स इस इंसान के साथ क्लिक कर लिए, अब तो तुम गए ही समझो। लेकिन तभी वहाँ पर हुआ का फ्रेंड और सेक्रेटरी आकर के वो उस कैमरे को छीन लेता है और कहता है यार तमाशा मत करो। एमी वहाँ से घर जाती है तो उसकी स्टेप मदर और जीजी दोनों ही मिलकर के एमी को बुली करने का कोशिश कर रहे थे कि उसका फेयर किसी और के साथ चल रहा है। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और एमी इनोसेंट होने का एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर आपके लिए वो 60 मिलियन लेकर के आई हुई थी जो कि मुझे एक हफ्ते के अंदर मिलने वाला है, अगर आप वो पेपर्स जो है उस प्ले हाउस के मेरे नाम कर दे तो। लेकिन यहाँ पर तो जीजी और आंट मुझे बुली ही कर रही है। उसके फादर इन दोनों को डांटने लगते हैं और ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। कुछ सोचने के बाद वो इन पेपर्स पर साइन करने वाले थे तो यहाँ पर जीजी कहती है कि एक बार चेक कर लेने, अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। एमी कहती है पैसे एक हफ्ते में आ जाएंगे। उसके फादर उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं। एमी वहाँ से निकलती है तो वो हुओ से मिलती है, लेकिन हुओ किसी से लड़ाई कर रहा था और वो बंदे ऐसे एमी को हर्ट करने की धमकी दे रहा था, नहीं तो वो उसे जाने दें। हुओ यहाँ पर जैसे तैसे करके एमी को सेव तो करता है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। एमी को हुओ की फिक्र हो रही होती है तो वो उसे घर लेकर के जाती है। फर्स्ट एड करने के बाद डॉक्टर जाता है तो दवाई के तौर पर हुओ को एमी का किस चाहिए होता है, शायद उसके चुम्मे में च्यवनप्राश होगा, जिसे कि लेने के बाद हुओ ठीक हो जाएगा। एमी हुओ को रेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे कहता है मैं तुम्हारी वजह से इंजर्ड हुआ, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। एमी उसका ख्याल रखते रखते सो जाती है। अगली मॉर्निंग काफ़ी लेट उसकी नींद खुलती है, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। इधर हुओ को पता चलता है कि वो उस लेडी को ढूंढ रहा था जो कि वो डांस कर रही होती है, उसका वापस से शो होने वाला है। एक्चुअल में वो एनी के बारे में ही पता लगा रहा था, उसे पता नहीं था। एमी जल्दी जल्दी वहाँ से जाती है और अपना शो फिनिश करती है, लेकिन अब तक हुओ को इस बात का डाउट हो चुका था कि वह सिंगर और एमी कहीं दोनों सेम ही इंसान तो नहीं है। शो फिनिश करने के बाद एमी को एक पार्टी में जाना था, वहाँ पर जाने के लिए उसे ड्रेसेस चाहिए होते हैं तो वो अपने ही शॉप पर अपने बंदे को कॉल करके वहाँ पर जाने का प्लान करती है। थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर हुओ भी आया हुआ था और जो लड़कियाँ थी वो तो यहाँ पर हुओ की पसंद की चीज़ें यहाँ से ख़रीदने के लिए सोचने लगती हैं। एमी सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है और हुओ को कह रही होती है थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो। यहाँ पर इस तरीके से वो लड़कियाँ हुओ के पसंद के बहुत सारे ड्रेसेस बाई करने लगती है। हुओ से पूछता है कि आखिरकार वो इस दुकान का सेल्स क्यों बढ़ाना चाह रही है। एमी बहाना कर देती है कि ये शॉप उसी के फ्रेंड का है। एक्चुअल में एमी का बंदा एमी के फादर यहाँ पर आते हैं और जो हुओ था वो कह रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए ड्रेस खरीदने के लिए आए हुए हैं और वो बेटी कोई और नहीं जीजी थी। ड्रेस वगैरह खरीदने के बाद एमी वहाँ से बाहर निकलती है तो वो उससे गुस्सा था। सुबह एनी उसे बिना मिले ही चली गई। वो उसे मनाने के लिए किस करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पे यान आ जाता है। एमी बहाना करने लगती है कि पार्टी में जाना है ना, तो वह इसी बारे में हुओ से बात कर रही थी। दूसरी तरफ जब यान घर पर जाता है तो एमी की सिस्टर जीजी यान को पटाने के लिए आती है। बातों बातों में वो उसे बता रही थी कि उससे शादी करने के लिए एनी ने 60 मिलियन तुम्हारी मॉम से लिए हैं क्या, तभी तो उन्हें वो प्ले हाउस मिलेगा। यहाँ इन बातों को समझ पाता है इससे पहले ही एनी कमरे में एंटर कर जाती है और जेलस होने की एक्टिंग करने लगती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। यान को वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि वो दुनिया में किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, लेकिन उसकी सौतेले सिस्टर जीजी के साथ नहीं। अब वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि यान को वो बिथोरल गिफ्ट वाली बात ना पता चल सके। तभी वहाँ पे यान की मॉम भी आ जाती है और जीजी एक्टिंग करने लगती है कि यान उसे एनी एक्टिंग करने लगती है कि यान उसे चीट कर रहा है तो उसे बुरा लग रहा है। उसकी मॉम काम डाउन करते हुए एनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जीजी को सबक सिखाती है और कहती है कि तुम सौतेली बेटी हो तो अपनी औकात में रहो, तुम्हें मेरे बेटे से शादी करने का हक तो किसी हालत में नहीं मिलने वाला है। वो जानती थी कि जब यान की शादी एनी से होगी तभी उन्हें कंपनी में हक मिल पाएगा ग्रैंडफादर की तरफ से। यही बातें वो यान को समझाती है कि तुम्हें बस खुद को कंट्रोल करके रखना है। एक बार एमी से तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, फिर इसके बाद तुम अपनी मर्जी का गेम खेलते रहना, तुम्हें भला कौन ही रोकने के लिए जाने वाला है। इधर एमी वहाँ से बाहर निकलती है तो वो उसे लेने के लिए आया था। वो उसे कार में लेकर के जाता है। वो काफ़ी जेलस था ये देख करके कि एमी यहाँ पर जेलस हो रही है यान को उसकी सौतेली सिस्टर के साथ देख करके। वो उसे समझाने ही वाली थी कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस एक्टिंग कर रही थी। तभी इधर यान और उसकी मॉम आने लगती है तो वो एनी को थोड़ा सा परेशान करने के लिए उसे किस करने लगता है।
यहाँ पर ऐसा करता है, वो लोग आते हैं तो वो लोग एक्टिंग करने लगते हैं कि वो दोनों तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम क्या है। वो बोलता है कि वो एनी को घर छोड़ने के लिए जा रहा है। रास्ते में वो एनी से कह रहा था कि उसे किसी चीज़ का हेल्प चाहिए तो वो उसे कह सकती है। पैसे वैसे भी वो एनी को ऑफ़र करता है। अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कि उसके स्टेप मदर उन्हें फॉलो करते करते यहाँ पर आती है और वो और एनी के कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लेती है प्रूफ के तौर पर, ताकि वो उनके घर वालों को जाकर के दिखा सके कि एनी चीट कर रही है और यहाँ पर उसके घर वाले इनका रिश्ता नाता तोड़ दें। लेकिन हुआ को ये बातें पहले ही पता चल चुकी थी कि उसके स्टेप मदर ने उनके और एनी के पिक्चर्स क्लिक कर लिए हैं। वो उन्हें सबक सिखाने का कोशिश करता है और वो फ़ोटोज़ लेकर के पहुंच जाती है उसके घर वालों के पास और कंप्लेन करने लगती है कि एनी का अफेयर चल रहा है। अब यहाँ पर सब उस पर गुस्सा करने ही वाले थे कि तभी वो उसके सपोर्ट में आ जाता है और बोलता है कि एनी से तो वो ऑफिस के मैटर में मिला था और यहाँ पर एनी गिर रही थी तो उसने बस उसे संभाला था, मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। यान को यहाँ पर एनी पे डाउट भी होने लगा था कि उसका अफेयर किसी न किसी के साथ तो चल रहा है, लेकिन जब मैटर यहाँ पर हो के आती है तो फिर वो कुछ फ़िलहाल बोल नहीं पाता है। उसकी स्टेप मदर पे एनी गुस्सा करते हुए कहती है कि आप ऐसा जानबूझ करके मेरा इमेज ख़राब करने का कोशिश कर रहे हो ताकि मेरी शादी यहाँ से टूट जाए। उसकी स्टेप मदर को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। वो कह रहा होता है कि ये कैसी फैमिली है, ये लोग अपनी ही बेटी को बेइज्जत करने से पहले नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर बाहर जाने पर उसके फादर भी यहाँ पर आए हुए थे। एमी उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बहुत हो गया तुम लोगों का, ये प्ले हाउस अब मेरा है और तुम लोग निकलो यहाँ से। पैसे की डिमांड जब उसके फादर कहते हैं तो एमी बस उसे 5 मिलियन देते हुए कहती है कि बाकी का हिसाब मैं तुमसे लूँगी। 60 मिलियन लेने आएंगे मेरी मॉम की कंपनी से जो अब तक तुम लोग प्रॉफिट कमाया है और जो कंपनी में फ्रॉड किया हो वो सब मुझे पता है, वो सब मैं तुम लोगों से एक एक करके पूरा करने वाली हूँ। ये बातें सुन करके उसके फादर को पता चल जाता है कि एमी ने उन्हें धोखा दिया है। वो गुस्सा कर रहे थे तभी वहाँ पर वो एमी को सेव करने के लिए आ जाता है। भुओ के सामने तो भला वो लोग क्या ही कुछ बोल पाते, लेकिन एमी जानती थी कि उसके फादर इतनी आसानी से उसे छोड़ेंगे नहीं। वो एमी का सपोर्ट करते हुए कहता है कि आप मेरे सामने अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं पीट सकते हैं। अब वो काफ़ी पावरफुल था तो फिलहाल तो उसके फादर लोग कुछ बोल नहीं सक रहे थे। वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। एमी हुओ को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। वो कहता है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम का ये प्ले हाउस चाहिए इसलिए तुमने ऐसा किया। एमी हाँ बोल देती है। अगले दिन यहाँ पर यान की मॉम एनी से यानी कि उस डांसर से मिलने के लिए आती है और उससे ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी पर बुला रही होती है। शुरुआत में तो एनी बहुत मना कर रही थी लेकिन वो ज़िद करती है तो वो अच्छे खासे पैसे डिमांड करती है तो वो मान जाती है। उसके जाने के बाद वो भी यहाँ पर आता है और वो भी एनी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि ग्रैंडफादर के लिए आने के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए। अब वो को भला एनी कैसे ही मना कर सकती थी तो वो ओके कह देती है। हालांकि उसके लिए ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाली थी लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मान जाती है। इधर घर पर यान की मम्मी से समझा रही थी कि आज रात ये दवा दे करके एनी के साथ कैसे न कैसे करके तुम रोमांस करो। एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई तो कंपनी में तुम्हारा पोजीशन बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। यान और एमी पहले कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जब एनी सो रही होती है तब यान उसके कमरे में जाता है। वह उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था तभी एमी की नींद खुल जाती है और वो उसकी पिटाई करने लगती है। यान के मोम को तो लग रहा था कि एमी यहाँ पर वो दवा पी करके सो रही होगी लेकिन उसने वो ड्रिंक लिया ही नहीं था। वो चिल्लाने लगती है तो वो यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आता है। यान को कमरे में देख करके वो गुस्सा करने लगता है। यान कहता है एमी मेरी फियोंसे है। वो उसे कहता है तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो जब तक उसकी मर्जी ना हो। वो गुस्सा करते हुए यान को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। फ़िलहाल के लिए तो यान वहाँ से चले जाता है। वो काफ़ी गुस्सा था, वो ग्रैंडफादर को बताने वाला था लेकिन एमी उसे रोकती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। वो उसे कहता है कि क्या तुम यान से इतना प्यार करती हो कि तुम ये सारी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त कर रही हो। एमी कहती है मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, मैं बस चाहती हूँ अभी नहीं बताने के लिए। ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं है, उनका बर्थडे सही से हो जाने दो फिर हम देखते हैं क्या करना है। तो वो यहाँ पर एनी की बातों को समझता है और वो फ़िलहाल के लिए ग्रैंडफादर को नहीं बताने के लिए इन बातों के लिए रेडी हो जाता है। वो एनी को कहता है तुम आराम करो, अब वो दोबारा तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वो एनी को कहता है कि जो ग्रैंडफादर का बर्थडे पार्टी होने वाला है उसमें यहाँ पर एमी उसकी डांस पार्टनर बन करके चलेगी। एमी वैसे तो उसे मना नहीं कर पाती है लेकिन यहाँ पर सारे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे इस बात का भी उसे डर था। लेकिन वो दोनों काफ़ी कॉन्फिडेंटली साथ में डांस करते और सब ये दोनों कपल को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे।
तभी यहाँ पर एमी को ध्यान आता है उसे डांस परफॉर्मेंस पे करने जाना होगा, तो वो जैसे तैसे बहाना करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो अभी चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी सिचुएशन संभाल लेती है कि बहुत दिनों बाद मिले हम। अब वो उस डांसर से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन एमी बहाना करके उसे रोक लेती है और कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो वॉशरूम जा रही है और वो दूसरी तरफ चली जाती है। हुओ का डाउट अब और बढ़ जाता है कि एमी वो डांसर दोनों एक ही इंसान है। इसके बाद एनी यहाँ पर अपना डांस परफॉर्मेंस देने के लिए जाती है। अब तक हो का डाउट काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुका था कि एनी और वो डांसर दोनों सेम ही हैं। ग्रैंडफादर एमी का डांस और परफॉर्मेंस देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और वो अपनी पार्टनर को मिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो ग्रैंडफादर को काम डाउन कराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एनी अपनी मॉम की एक पेंटिंग दिखाती है। वो पेंटिंग बहुत फेमस थी। तभी वहाँ पर गो नाम का एक बिजनेसमैन आया था जो कि पेंटिंग्स की तस्करी किया करता था, और यहाँ पर वह एनी की पेंटिंग देख करके शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग समय से उस पेंटिंग को ढूंढ रहा था और वो उसे मिल नहीं रहा था। यहाँ पर एनी जब परफॉर्मेंस ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में लौट रही थी, तभी वो उससे बात करने के लिए जाता है और उससे पेंटिंग वो ख़रीदने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो मना कर रही थी क्योंकि उसे वो पेंटिंग सेल नहीं करना था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बीच में यान आ जाता है और वो एनी को एक और डांस करने के लिए बोलता है, लेकिन वो साफ तौर से मना कर रही होती है और हुओ को इन सब के बीच में यहाँ पर उनका हेल्प करने के लिए आना पड़ता है, ये कहते हुए कि तुम लोग एक डांसर को ऐसे परेशान कर रहे हो, वो हमारे घर पर आई हुई है डांस परफॉर्म करने के लिए। एनी को भी बहुत ही गुस्सा आता है, सारा मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं और वो यान को एनी को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं क्योंकि हम हमारे मेहमान के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। मजबूरी में यान को सॉरी बोलना पड़ता है। वो उस बिजनेसमैन से एनी को सेव करने का कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि एनी ने वो पेंटिंग उसे देने से अगर मना कर दिया तो यहाँ पर उसके जान के पीछे पड़ जाएगा। एनी अपनी मॉम की उस पेंटिंग को बचाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में आ जाता है और कहता है कि वो उसे मुँह मांग की कीमत देने वाला उस पेंटिंग के बदले, लेकिन एनी उसे मना कर देती है। उसे वो पेंटिंग सेल नहीं करना है, लेकिन उस बिजनेसमैन को वो पेंटिंग चाहिए ही थी और वो ये भी जानना चाहता था कि एनी आखिर है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो ऐसे मास्क लगा करके रहा करती थी और तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर वो के साथ आ जाते हैं। वो नॉर्मली ऐसे उससे मिलने के लिए आए हुए थे और ये दिखा रहे थे कि एक्चुअल में एनी को यहाँ पर वो लोग सेव करने के लिए आए हुए हैं। वो यहाँ पर उस बिजनेसमैन को कहता है कि फ़िलहाल तुम इस डांसर को परेशान नहीं करो, इसे जाने दो यहाँ से, जो भी होगा बाद में बात कर लेना। उस समय के लिए तो वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा होता है, लेकिन हो के टेरिटरी में आ करके भला उसके और उसके बंदे लोगों को परेशान नहीं कर सकता। वो ऐसे गन दिखा करके एनी से वो पेंटिंग छीन लेता है। उसके जाने के बाद वो एनी का मास्क हटाता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारी वो पेंटिंग वापस से ले आऊँगा। यहाँ पर वो लोग ऐसे इंसर्ट होने की एक्टिंग करने लगते हैं। जो यान की मॉम थी उसने वो और एनी को मारने का प्लान बना हुआ था और उसका लाया हुआ एक गुंडा ऐसे गन चला देता है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं तो वो एक्टिंग करने लगती है कि वो और एनी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो दोनों यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे यान की मॉम को पकड़ने के लिए। ये बात है जब यहाँ पर ग्रैंडफादर को पता चलता है कि इस तरीके से यान की मॉम ने इन दोनों को मारने का प्लान किया था, तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे घर की मेंबर थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फ़िलहाल के लिए उसे घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो इस तरह से घर वालों के साथ बुरा की थी, इस वजह से। अब यहाँ पर उसकी मॉम को निकाल दिया जाता है। यान को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम को आखिरकार निकाला क्यों गया, वो उस समय वहाँ पर नहीं था। इसके बाद वो एनी को कमरे में लेकर के जाता है और वो जानबूझ करके उसे ऐसे लपेट दे रहा होता है। वो एनी को कहता है कि तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, अब तो मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम एक्चुअल में यान के साथ क्यों थी और मैं तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ। तुम्हें तुम्हारी मॉम का असली क्राउन चाहिए ना, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर यान से शादी मत करना। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यान हनी से बात करने के लिए आता है। उसे एहसास हो गया था कि उससे कुछ गलती हुई है। वो अपनी मॉम के बारे में हनी से पूछ रहा था तो वो उसे कहती है कि उन्हें उनकी करने की सज़ा मिली है। उन्होंने हम दोनों को मारने का कोशिश किया था, बदले में उन्हें घर से निकाल दिया गया। लपेट देख करके वह एनी से पूछ रहा था कि उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। एनी से कहती है जानने का हक तुम्हारा नहीं है क्योंकि मैंने तुमसे अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया है और अफेयर्स तो तुम्हारे भी चल ही रहे होते हैं।
वो यहाँ पर एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और वह एनी को वहाँ से लेके जाता है। यान को पता चल जाता है कि अफेयर हुआ और एनी में ही चल रहा होता है। उसके जाने के बाद जीजी यहाँ पर यान के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मेरी फैमिली तुम्हारी मदद ज़रूर ही करेगी। वो दोनों यहाँ पर साथ में मिल करके काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि यान को वापस से अपनी फैमिली में अपना वो पोजीशन तो बनाना था ना, वरना वो जाएगा कहाँ। दूसरी तरफ वो एनी को लेकर के जाता है, लेकिन एनी यहाँ पर क्लियर करती है कि तुम जब मुझे एक बार छोड़ करके जा चुके हो तो फिर मैं दोबारा तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी। जो कुछ था हमारा सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन था। इस बात से वो गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। अगले दिन उसने एक कल्चरल शो रखा हुआ था, जहाँ पर कि इस तरीके से यान जीजी के साथ आता है एनी को जेलस फील कराने के लिए। लेकिन एनी को तो घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जीजी शो ऑफ कर रही थी कि वो और यान जल्दी ही शादी करने वाले हैं। वो तो यहाँ पर एनी को जेलस फील कराने के लिए ऐसा बोल रही थी, लेकिन ये बातें एक्चुअल में यहाँ पे ग्रैंडफादर सुन लेते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से यान और जीजी का अफेयर चल रहा है, इस वजह से एनी ने उससे ब्रेकअप किया है, तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उन्हें हार्ट अटैक सा आने लगता है। जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि एनी काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि ग्रैंडफादर अब उनके इकलौते रिलेटिव बचे थे जो कि उसे काफ़ी माना करते थे इस घर में। डॉक्टर्स ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। सभी यान पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अगर वो इस तरीके से ग्रैंडफादर को प्रोवोक नहीं करता तो वो इस कंडीशन में नहीं होते। वो लोग उसे फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर्स आकर के बताते हैं कि ग्रैंडफादर को ऑपरेट करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा रिस्क है। वो पेमेंट वगैरह करने के लिए चले जाता है। तो डॉक्टर से बातों बातों में एनी को पता चलता है कि एनी जब कुछ साल पहले ऐसे उसकी जान खतरे में थी, तब एक्चुअल में वो नहीं उसका जान बचाया था, और उसके बाद वो खुद भी काफ़ी इंजर्ड हो गया था। इसी वजह से उसे छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ा था खुद के ट्रीटमेंट के लिए और कंपनी को संभालने के लिए। तब एनी को पता चलता है कि एक्चुअल में वो उसे छोड़ करके नहीं गया था, उसकी मजबूरी थी उस समय जाना। यहाँ पर जब वो आता है तो वो उससे इन चीज़ों के बारे में बात करने का डिसाइड करती है। वो आता है तो वो पूछती है कि कुछ साल पहले उसने उसका जान बचाया था, ये बात वो ने उसे क्यों नहीं बताया, और वो उसी को बचाने के चक्कर में ये शहर छोड़ करके इतने सालों के लिए चला गया था, क्या ये जानने का भी हक नहीं है। वो कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें ये नहीं दिखाना चाह रहा था कि तुम एहसान करके मुझसे प्यार करो, तुम इसी वजह से यान के साथ थी ना, क्योंकि तुम्हें लगा कि यान ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो। एमी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो इतने दिनों से वो को गलत समझ रही थी। यान यहाँ पर एनी से मिलने के लिए आता है। एनी उससे कहती है कि तुम कितने धोखेबाज हो। मुझे लगा कि शायद उस साल जब मेरी तबीयत ख़राब थी तब तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन वो ने मेरा जान बचाया था। तुम तो किसी और का क्रेडिट लेकर के बैठे हुए थे। तुम्हारे इसी एहसान की वजह से मैं तुमसे इंगेज होने के लिए भी रेडी हुई थी, लेकिन तुम तो उस लायक भी नहीं हो। यान उसे कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे एक मौका दो। एनी कहती है, अब 1 घंटा इस लड़की की 4 साल में 60 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो प्यार का ज्ञान देने के लिए आया हुआ है, चले जाओ यहाँ से। वो यहाँ पर एनी के सपोर्ट में आता है और वो यान को ऐसे डांटते हुए सुन करके मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एनी उसके साथ नहीं रहने वाली है। दूसरी तरफ यान की मॉम हुओ के एक और अंकल से चली जाती है मिल करके साथ में काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी वो कंपनी चाहिए थी जो कि हुओ को उसके फादर देने वाले हैं। वो दोनों यहाँ पर अब साथ में काम करने का डिसाइड करते हैं, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। अलग अलग तो कुछ हो नहीं सका। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर के बताते हैं ग्रैंडफादर की जान अब खतरे में है, लेकिन उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और उन्हें कोई भी टेंशन वाला बात नहीं देने के लिए। वो और एनी ये बातें सुन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली यहाँ पे ग्रैंडफादर अब ठीक है। यान की मॉम ये सारी चीज़ें देख रही होती है और इन लोगों को खुश होते हुए देख करके उससे जेलस हो रहा था। वो और एनी ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं और ग्रैंडफादर को ठीक देख करके वो लोग काफ़ी खुश थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लिली नाम की एक गर्ल को, जो कि हुओ की क्लासमेट थी और वो वापस आ चुकी है। वो हुओ से शादी करना चाह रही होती है। चाह तो ग्रैंडफादर भी यही रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था ना कि हुओ और एनी के बीच में एक्शन में अफेयर चल रहा है। लिली यहाँ पर उसके फादर से मिलने के लिए आती है और साथ ही में जानबूझ करके यान ने उसे यहाँ पर लेकर के आया हुआ था ऐसे सिचुएशन में। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हुओ को बनाया हुआ वो फेक मास्क एनी को वो दे देता है, लेकिन एनी इसका क्या करने वाली थी ये बात फ़िलहाल उसे बताती नहीं है। हुओ को बस इतना पता था कि इसके थ्रू वो अपनी मॉम का असली मास्क लेकर के आएगी, लेकिन कैसे ये नहीं पता था। एनी वहाँ से जाती है और वो उस
असली अपनी चीज़ों को, जो कि उसकी मॉम की निशानी थी, लेने का कोशिश करती है। तभी जीजी अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे लेके आ जाती है, एमी पे ये ब्लेम लगाते हो कि वो चोरी कर रही है। एनी कहती है कि वो चोरी नहीं कर रही है, ये उसकी मॉम की अंतिम निशानी है जिसे कि वो लेने के लिए आई हुई थी। लेकिन वो लोग एनी को वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे और तभी वहाँ पर हो अपने गार्ड्स को लेकर के आ जाता है। अब हो के सामने यहाँ पर भला कोई क्या ही बोल सक रहा था। एनी की जितनी भी चीज़ें थी वो हुओ के हेल्प की वजह से फाइनली वहाँ से लेकर के जाती है। ये चीज़ें देख करके जीजी और उसकी फैमिली को और ज़्यादा ही गुस्सा आता है कि एनी डे बाय डे और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। तो वो लोग यहाँ पर सब साथ में मिल करके काम करने का डिसाइड करते हैं। यान, जीजी की फैमिली और लिली तीनों ही, तभी जा कर के यहाँ पर हो और एनी को सबक सिखाया जा सकेगा। उनके लव अफेयर के बारे में यान जानबूझ करके ग्रैंडफादर को बता देता है। वो यहाँ पर हो को काफ़ी पनिश कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो कभी भी उसके और एनी का रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो यान की फियांसे रह चुकी है। एनी को ये बात पता चलता है तो वो हो का केयर करने के लिए आती है। हो कहता है वो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, बस एनी कभी उसे छोड़ करके जाने के बारे में बात ना करें। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ग्रैंडफादर को कन्विंस करने का कोशिश करेंगे कि वो उसके और एनी के रिलेशनशिप को हाँ कह दे। वो लोग सब मिल कर के यही प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हो और एनी को सबक सिखाया जाए ताकि हमें हमारा पैसा वगैरह मिल सके। और जो यहाँ पर लिली थी वो भी यहाँ पर जीजी की फैमिली के साथ मिलके काम कर रही थी। अगले दिन जो यहाँ पर कल्चरल होने वाला था प्रोग्राम, हो ने अरेंज किया था एनी के लिए, वहाँ पर इस तरीके से लिली भी परफॉर्म करने के लिए आती है। एनी जानती थी कि वो उसका जगह लेने का कोशिश करेगी। जब वो पहले यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए जाती है तो वो कुछ बुरा परफॉर्म कर रही थी तो एनी बीच में आ जाती है। एनी जानती थी कि अगर वो ये शो नहीं जीतेगी तो उसकी मॉम को वो मुकुट नहीं मिल सकता है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही होती है। वो उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना करते हैं, लेकिन एनी कहती है कि शायद अब वक्त आ चुका है और फिर यहाँ पर वो इस तरीके से हो को रोकते हुए चली जाती है वो परफॉर्मेंस देने के लिए। उसने लिली को चैलेंज किया था कि वो गलत कर रही है और वो उससे बेटर कर सकती है, तो इसी चैलेंज की वजह से एनी स्टेज पर जाकर के परफॉर्म करती है और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। उस बिजनेसमैन गू की नज़र यहाँ पर एनी पे थी। वो एक्चुअल में जानना भी चाह रहा था कि वो है कौन गर्ल। इधर ये शो जीतने के बाद एनी को उसकी मोम का वो मुकुट मिल जाता है जिससे कि वो नकली वाले से ऐसे चेंज करना चाह रही होती, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर इस तरीके से लिली आती उससे बात करने के लिए, तो वो उसे वहाँ से ले करके जाता है। उसे वहाँ से जाने के बाद वो एनी से मिलने के लिए आता है जहाँ पर कि इस तरीके से फाइनली वो चेंज कर चुकी थी। इधर एनी से छीना वो पेंटिंग वो हुओ के अंकल के पास लेकर के जाता है। उसका अंकल उसे कहता है कि हमें इसके बहुत ही महंगे दाम मिलने वाले हैं, लेकिन एनी ने अपनी वो पेंटिंग वापस लेने का डिसाइड किया था। वो बिजनेसमैन एनी के पीछे इसी पेंटिंग की वजह से पड़ा था। इधर जो लिली होती है वो गू से कह रही होती है कि हमें अपना प्लान जल्द से जल्द करना होगा वरना एनी हो के साथ मिल करके हमें ही हर्ट करने का सोचेगी। जब गू वहाँ से जा रहा होता है तो वो उससे मिलने के लिए आता है। उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा क्या बिजनेस है, तुम क्या करते हो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना कि एनी को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, और अगर मेरी गर्लफ्रेंड एनी को तुमने हर्ट करने का कोशिश भी किया तो फिर मैं तुम्हारे सारे बिजनेस का भांडा फोड़ दूँगा। अब इस तरीके से वो कहता है तो गू समझ जाता है कि वो उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। एनी अपनी मॉम के उस मुकुट को देख करके काफ़ी इमोशनल हो रही होती है। वो यहाँ पर आता और आगे क्या करना है इस बारे में वो लोग डिस्कशन करते हैं। दूसरी तरफ यान को भी सब कुछ पता चल गया था कि एक्चुअल में एनी और वो के बीच में क्या चल रहा है और उसके मॉम ने उनके साथ क्या करने का कोशिश किया था। वो यहाँ पर एनी के साथ जाता है तो वहाँ पर वो पेंटिंग वगैरह चेक कर रही होती है, तो वो देखते ही बता देता है कि ये पेंटिंग एक्चुअल में नकली है, क्योंकि उसे याद था कि जब वो रिलेशनशिप में थे तब यहाँ पर एक्चुअल में एनी ने उस पेंटिंग के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताया हुआ था। इसी वजह से वो ये देख करके बोल देती है कि पेंटिंग नकली है। एनी ने एक्चुअल में वो पेंटिंग छुपा ली थी, असली पेंटिंग वो लेकर के नहीं घूम रही थी, और गू ने उस पेंटिंग को छीन लिया था ये सोचते हुए कि एक्चुअल में ये पेंटिंग असली है। यानी यहाँ पर एनी को कह रहा होता है कि तुम बेकार में इन पचड़ों में पड़ रही हो, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। एनी कहती है तुम्हें मेरी इन बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अलग हो चुके हैं, तुम्हें पता है कि मैं हुओ के साथ हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि जो लिली थी वो एनी को परेशान करने के लिए आ जाती है, वही वो डांसर समझ करके, और यहाँ पर वो एनी का पोल ऐसे खोलने के लिए बोल रही होती है, लेकिन एनी भी उसे वार्न करती है कि तुम यहाँ पर गलत कर रही हो। हुओ यहाँ पर एनी के सपोर्ट में आ जाता है। लिली हुओ को पसंद करती थी, कॉलेज में दोनों साथ में थे, लेकिन उसने उसे कभी भाव नहीं दिया।
इधर हुओ का अंकल, यान और उसकी मॉम तीनों मिल करके अपने आगे का प्लान चल रहे होते हैं। उसकी मॉम को वापस से उस घर में जाना था और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए हुआ था। यान गू से मिलने के लिए जाता है आगे जानने के लिए कि वो लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि गू तो हुओ को जान से मारने का प्लान कर रहा है। इधर जो लिली थी वो यान को किडनैप कर लेती है क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहा था। अब यहाँ पर इस तरीके से एनी और हुओ उसे सेव करने के लिए आते हैं क्योंकि इन सब में यान की कोई गलती ही नहीं थी। लिली को वो लोग ऐसे चकमा देने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, गू भी उसके सपोर्ट में था। वो लोग यहाँ पर यान को मारने की धमकी दे रहे होते हैं। जैसे तैसे करके यहाँ पर यान की मॉम भी उसे बचाने के लिए आई हुई थी और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में वो अपना जान गंवा देती है। हालांकि यहाँ पर हुओ को इस बात का काफ़ी बुरा लगता है, भले ही वो लेडी उसे मारने का कोशिश कर चुकी हो। लिली को ऐसे जेल भेज दिया जाता है। आफ्टर दैट यान की मॉम का सारा डेथ रिचुअल यहाँ पर किया जाता है। हुओ यान को अपने भाई के तौर पर अपनाने के लिए तैयार था क्योंकि इन सब में इसकी कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ उसके रास्ते का कांटा उसका अंकल बन रहा था, तो गू जा करके उसके अंकल को भी पानी में ऐसे पॉइजन मिला देता है। वो हॉस्पिटल में था और उसके अंकल का वहाँ पर डेथ हो जाता है। ये बातें यहाँ पर हुआ और एनी को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि हो ना हो यहाँ पर ये सब कुछ गू का किया हुआ था। गू को ललचाने के लिए एनी यहाँ पर अपना लास्ट परफॉर्मेंस देने के लिए जा रही होती है जो कि काफ़ी खतरे वाला हो सकता था। वो उसके प्रोटेक्शन में था। यहाँ पर इस तरीके से हुओ के ग्रैंडफादर वगैरह भी सब यहाँ पर आए हुए थे और गू भी यहाँ पर आया हुआ था। उसने उसके अंकल को तो मार दिया, अब बारी था हुओ के फादर का। तभी तो जा कर के वो इस पूरे इंडस्ट्री में अपना राज चला सकता था। वो लोग इसके बीच में आने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो हुओ के फादर को मार पाता, यहाँ पर हुओ और एनी दोनों ही उन्हें सेव करने के लिए आ जाते हैं। एट द एंड बस यही समझ लो कि विलेन को तो जाना ही होता है, तो वो लोग उसे पकड़ करके जेल भेज देते हैं। हो और एनी दोनों एक हो जाते हैं और हमारी कहानी को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये चाइनीज़ ओल्ड ड्रामे पे बेस्ड कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।